नियम, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम। ये नियम क्या कहता है? संरक्षी बलों के प्रभाव में जब भी कोई कण या निकाय या पिंड गति करता है तो पिंड की जो यांत्रिक ऊर्जा है, यानी कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो योग है, वो हमेशा संरक्षित रहता है। संरक्षित रहने का मतलब ये है कि आप किसी भी पॉइंट पर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जब योग निकालोगे तो वो हमेशा ही बराबर आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो योग है के और यू, स्थितिज ऊर्जा को यू कहेंगे हम और गतिज ऊर्जा को हम कहेंगे के, ये जो योग है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब मैं ये भी कह सकता हूं कि मान लीजिए किसी अवस्था में मैं गतिज ऊर्जा का मान निकाल रहा हूं, वो हमारे पास में आया K1, या प्रारंभ में हमने निकाला KI आया, और स्थितिज ऊर्जा का मान हमारे पास में आया है UI। तो इसका जो मान होगा, इसका जो योग होगा, और जब आप अंत में या मध्य अवस्था में गतिज ऊर्जा का मान और स्थितिज ऊर्जा का जो मान है उसका जो योग निकालोगे, ये दोनों आपस में बराबर आएंगे। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग कभी भी नहीं बदलेगा। शर्त क्या है? शर्त यह है कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग जिन भी स्थितियों में निकाला जा रहा है उन स्थितियों में पिंड पर लगने वाला बल संरक्षी बल होना चाहिए। यानी हम ये कह सकते हैं कि संरक्षी बलों के प्रभाव में किसी भी पिंड की या कण की या निकाय की यांत्रिक ऊर्जा हमेशा ही संरक्षित रहती है। अब देखिए, अगर मैं ये कहूं कि प्रारंभ में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग और अंत में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग कांस्टेंट है, तो इसका एक मतलब और निकल करके आता है, वो हम यहां देखेंगे। तो हम कहेंगे के आई प्लस यू आई बराबर के एफ प्लस यू एफ। अगर मैं के आई और यू आई को दूसरी तरफ ले जाऊं तो इस तरफ आ जाएगा हमारे पास में 0, इस तरफ आ जाएगा आपके पास में के एफ तो ऑलरेडी है, के आई और आ गया तो ये माइनस का हो गया। इसी प्रकार से यू एफ तो आपके पास में ऑलरेडी है, यू आई इधर आ गया, ये माइनस का हो गया। के एफ माइनस के आई और यू एफ माइनस यू आई, आप सब जानते हो के एफ माइनस के आई एक प्रकार से गतिज ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन है, जिसे हम डेल के कह सकते हैं, और यू एफ माइनस यू आई स्थितिज ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन है, जिसे हम डेल यू कह सकते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन और गतिज ऊर्जा में परिवर्तन का योग हमेशा ही 0 होगा। और ऐसा कब हो सकता है? मैं कहूं कि मान लीजिए दो व्यक्ति हैं ए और बी, और मैं ये कहूं कि ए और बी की जो राशि है उसमें होने वाला जो परिवर्तन है उसका जो योग है वो हमेशा ही 0 आता है। इसका मतलब ये हुआ कि ए की राशि अगर 10 बढ़ जाती है तो बी की राशि 10 कम होनी चाहिए, तभी इनका योग 0 आएगा। इसका मतलब ये भी हुआ कि ए और बी को अगर मैं गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा मानूं तो जब भी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी ठीक उतने ही मान से गतिज स्थितिज ऊर्जा में कमी आ जाएगी, या हम ये कहें कि गतिज ऊर्जा में जितनी कमी होगी ठीक उतने ही मान की स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी। तो जो संरक्षण नियम है उसको हम 3 प्रकार से कह सकते हैं। पहला, कि संरक्षी बलों के प्रभाव में किसी कण या निकाय की जो स्थितिज ऊर्जा होती है, अगर एक सिंगल कण है तो सिंगल कण की, और अगर निकाय है तो पूरे निकाय की। ठीक है, अगर एक ही कण है तो केवल एक कण की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग कांस्टेंट रहेगा, और अगर निकाय है तो पूरे निकाय की। लेकिन एक खास बात है इसमें, जैसे मान लीजिए कि ये एक भाग था जिसमें केवल एक कण था, ये एक कण, इसकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग यानी कि आंतरिक ऊर्जा हमेशा सुरक्षित रहेगी। लेकिन मान लीजिए किसी भाग में एक से ज्यादा कण है, जैसे मान लीजिए 2 कण, तो हम ये कहेंगे इन दोनों कणों की कुल गतिज ऊर्जा और कुल स्थितिज ऊर्जा का जो योग है यानी कि यांत्रिक ऊर्जा वो कांस्टेंट रहेगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि इस पहले और दूसरे कण की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग कांस्टेंट रहे। पहले और दूसरे कण की अलग अलग गतिज ऊर्जाएं और अलग अलग स्थितिज ऊर्जाओं का योग भी कांस्टेंट रहेगा, नहीं, वो बदल सकती, वो बदल सकती हो सकता है इस एक कण की यांत्रिक ऊर्जा और इस दूसरे कण की यांत्रिक ऊर्जा अलग अलग हम निकालें तो संरक्षित नहीं रहे, लेकिन इनका जो योग है वो हमेशा संरक्षित रहेगा। तो अगर निकाय है तो पूरे निकाय की यांत्रिक ऊर्जा यानी कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग कांस्टेंट रहेगा, और अगर एक कण है तो एक कण की गतिज ऊर्जा का और स्थितिज ऊर्जा का योग कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि अगर एक ही कण है तो वो ये एक ही कण ही अपने आप में
अपने आप में निकाय है। दूसरा, इसको हम क्या किस तरीके से कह सकते हैं? दूसरा हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि संरक्षी बलों के प्रभाव में किसी पिंड या किसी कण की गतिज ऊर्जा में जितना भी परिवर्तन होता है, ठीक उतना ही परिवर्तन स्थितिज ऊर्जा में भी होता है। लेकिन ये जो परिवर्तन है ये विपरीत परिवर्तन होता है, यानी कि जब भी गतिज ऊर्जा का मान बढ़ता है तो स्थितिज ऊर्जा का मान कम हो जाता है, और जब भी गतिज ऊर्जा का मान कम होता है तो स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ जाता है, और समान मान से कमी या वृद्धि होती है। इस ऊर्जा को, इस नियम को हम क्या कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम। परीक्षा में आता है यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम, तो आपको सरल भाषा में लिख देना है कि संरक्षी बलों के प्रभाव में किसी कण या निकाय की कुल यांत्रिक ऊर्जा सदैव ही संरक्षित रहती है, अर्थात स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग नियत रहता है। अब इसके कुछ उदाहरण ले लेते हैं, जिसमें सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण। प्रश्न किस प्रकार से आता है? प्रश्न सीधा और सटीक आता है, सिद्ध कीजिए मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की कुल यांत्रिक ऊर्जा सदैव संरक्षित रहती है। तो पहले तो अपन वर्बली देख लेते हैं क्या इस नियम के आधार पर सुरक्षित रहनी चाहिए, और बाद में हम इसको बताएंगे कि सुरक्षित रहेगी या नहीं रहेगी। देखिए, जब भी किसी पिंड को ऊपर की ओर उछाला जाता है या ऊपर से नीचे गिराया जाता है, जैसे मान लीजिए नीचे गिराया जा रहा है, तो ये जो पिंड है वो कौन से बल के प्रभाव में नीचे की ओर गति करेगा? तो हम सब जानते हैं कि जब भी पिंड को नीचे की ओर गिराया जाता है तो पिंड गुरुत्वीय बल के प्रभाव में नीचे की ओर गति करता है। अगर हम अन्य बलों को, जो कि बहुत मामूली से बल है, जैसे हवा के कारण लगने वाला बल है या उत्प्लावन बल है, वायु में लगने वाला उत्प्लावन बल है, इन सबको नेग्लेक्ट कर दे, जो कि बहुत मामूली से बल है, नेग्लिजिबल यानी नगण्य बल है, इनको अगर हम यहां पर इग्नोर कर दें तो हम कहेंगे केवल गुरुत्वीय बल यहां पर काम कर रहा है। और ये जो गुरुत्वीय बल है, देखिए इसमें एक और खास बात बता रहा हूं मैं कि जब ये पिंड नीचे की ओर आता है तो वायु के पृष्ठ और इस पिंड के पृष्ठ के मध्य घर्षण बल भी कार्य करता है, जो अवरोधी बल की तरह कार्य करता है, पर इसका मान भी इतना कम होता है कि इसको अपन नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो मैं कह रहा हूं कि जितने भी बाकी बल हैं उन सबको हम इग्नोर कर दें 1 मिनट के लिए, केवल गुरुत्वीय बल की बात हम करें तो गुरुत्वीय बल जो है वो एक संरक्षी बल है। और हमने क्या कहा था कि जब भी कोई पिंड संरक्षी बलों के प्रभाव में गति करेगा तो ऐसी स्थिति में उसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा यानी कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग हमेशा संरक्षित रहेगा, कभी नहीं बदलेगा, और यही हमें प्रूव करना है यहाँ पर। ठीक है, तो मान लेते हैं हम एक m द्रव्यमान का पिंड है जिसे स्मॉल h ऊंचाई से गिराया जा रहा है। मान लीजिए ए बिंदु से इसे गिराया गया, ये ए बिंदु जो है धरातल के किसी बिंदु C से h ऊंचाई पर उपस्थित है। ठीक है, h ऊंचाई पर। यहां पर बीच में कोई बिंदु B है जो इस बिंदु A से x दूरी पर है। ठीक है, तो जो धरातल से इस B बिंदु की जो ऊंचाई होगी वो होगी h माइनस एक्स। भाई टोटल दूरी h है और h में से ये दूरी x है, तो इस दूरी को घटा दोगे तो बाकी h माइनस एक्स आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, यहां पर A बिंदु पर, B बिंदु पर और C बिंदु पर, इन तीनों बिंदुओं पर कुल यांत्रिक ऊर्जा हम ज्ञात करेंगे। सबसे पहले A बिंदु पर हम ज्ञात करते हैं। बिंदु ए पर सबसे पहली बात कि बिंदु ए पर अगर हम बात करें तो गतिज ऊर्जा की हम बात कर लेते हैं। बिंदु ए पर गतिज ऊर्जा के ए बराबर 1/2 द्रव्यमान इंटू ए बिंदु पर वेग का वर्ग। हम सब जानते हैं गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, 1/2 mv स्क्वायर। लेकिन चूंकि पिंड को गिराया जा रहा है और जब भी किसी पिंड को गिराया जाता है तो उसका जो प्रारंभिक वेग होता है, यानी जिस बिंदु से उसे गिराया जा रहा है उस बिंदु पर जो वेग होता है वो हमेशा ही शून्य होता है। तो ए बिंदु से गिराया जा रहा है तो ए बिंदु पर वेग कितना होगा, 0। वी ए इज इक्वल टू 0। तो इस हिसाब से हम क्या कहेंगे, के ए बराबर आ जाएगा 1/2 m इंटू 0 का स्क्वायर। 0 का वर्ग बराबर 0 होता है और 0 को m और हाफ से गुणा कर दोगे तो क्या आएगा, 0। तो गतिज ऊर्जा का मान तो आ गया 0। अब हमें क्या निकालनी है, स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। स्थितिज ऊर्जा निकाल लेते हैं, गतिज ऊर्जा का मान 0 आ गया, स्थितिज ऊर्जा निकाल लेते हैं। तो स्थितिज ऊर्जा का मान कितना होगा, स्थितिज ऊर्जा के लिए आपको सूत्र जो काम में लेना है वो सूत्र होता है mg इंटू उस बिंदु की ऊंचाई जिस बिंदु पर आप स्थितिज ऊर्जा
ज्ञात कर रहे हो। तो स्थितिज ऊर्जा अगर हम निकालना चाहें ए बिंदु पर तो वो हो जाएगी यू ए बराबर एम जी इंटू उस बिंदु की ऊंचाई जिस बिंदु पर पिंड है। कहां से ऊंचाई? धरातल से। तो ए बिंदु पर पिंड है और ए बिंदु पर जो ऊंचाई है वो कितनी है धरातल से बच्चों? ए बिंदु की ऊंचाई कितनी? h है। तो जो स्थितिज ऊर्जा है उसका मान हो जाएगा एम जी इंटू एच। ये हम पहले भी निकाल चुके हैं स्थितिज ऊर्जा का मान। अब अगर मुझे ए बिंदु पर टोटल ऊर्जा निकालनी है, कुल यांत्रिक ऊर्जा निकालनी है ए बिंदु पर, तो हम कहेंगे यांत्रिक ऊर्जा। और यांत्रिक ऊर्जा का मान कितना हो जाएगा? तो हम कहेंगे यांत्रिक ऊर्जा का मान निकालना है ए बिंदु पर ई ए, तो उसका मान होगा गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। अब गतिज ऊर्जा का मान तो आपने देखा 0 आया, और स्थितिज ऊर्जा का मान कितना आया बच्चों? स्थितिज ऊर्जा का मान आया है mgh। तो ई ए यानी ए बिंदु पर जो स्थितिज ऊर्जा, ए बिंदु पर जो टोटल ऊर्जा है उसका मान हमारे पास में कितना आ जाएगा? ई ए बराबर 0 प्लस mgh बराबर, हम कहें तो हम कहेंगे ई ए बराबर हो गया हमारे पास में mgh। ये हमारे पास में आ गया, ए बिंदु पर कुल ऊर्जा आ गई। लेकिन अभी भी ये सिद्ध नहीं हुआ है कि जो टोटल ऊर्जा है वो संरक्षित है कि नहीं है। अभी हमको इसको सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए हम क्या कहेंगे? अब हम बी बिंदु पर ऊर्जा निकाल लेते हैं, फिर सी बिंदु पर ऊर्जा निकाल लेते हैं। अगर तीनों बिंदुओं पर ऊर्जा बराबर आई तो इसका मतलब यह है कि कुल ऊर्जा सुरक्षित है, और बराबर नहीं आई तो कुल ऊर्जा सुरक्षित नहीं है। अब बी बिंदु पर निकाल लेते हैं। तो बी बिंदु पर जो कुल ऊर्जा है उसको हम कहेंगे बी बिंदु पर कुल ऊर्जा ई बी बराबर हो जाएगा के बी प्लस यू बी। इसका मतलब हमें क्या करना है? बी बिंदु पर हमें गतिज ऊर्जा का मान निकालना है और बी बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा का। अब देखो गतिज ऊर्जा का मान निकालना है तो गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? के बी बराबर 1/2 एम वी बी का स्क्वायर। बी बिंदु पर हमें क्या चाहिए? बी बिंदु पर हमें वेग का मान चाहिए। अब अगर मैं इस पिंड की जो गति हो रही है उस गति को ध्यान से देखूं, ए से बी तक की गति को ध्यान से देखो, ये ए से बी तक की गति है। ए से बी तक की गति में पिंड का विस्थापन कितना हुआ है? तो हमने देखा कि ए से बी तक की गति में पिंड का विस्थापन x है। ठीक है, और इसी चीज को हम काम में लेंगे। ए से बी तक की गति में अगर मैं गति का तृतीय समीकरण, गति का तृतीय समीकरण क्या है? v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। लेकिन मैं इसको u नहीं लिखूंगा क्योंकि u तो हम स्थितिज ऊर्जा के लिए काम में ले रहे हैं। तो हम इसको क्या लिखेंगे? v स्क्वायर बराबर वी जीरो का स्क्वायर। वी जीरो का मतलब हो गया प्रारंभिक वेग। ठीक है, अब अगर इसी समीकरण को हम ए से बी तक की गति के लिए लिखना चाहें तो प्रारंभिक वेग कौन से बिंदु पर है? ए बिंदु पर। और अंतिम वेग हमारे लिए कौन से बिंदु पर है? बी बिंदु पर। ठीक है, तो इसको हम क्या कह देंगे? ये हो जाएगा वी बी का स्क्वायर बराबर वी ए का स्क्वायर प्लस 2a। ए की जगह क्या आ जाएगा? जी, क्योंकि पिंड नीचे की ओर गति कर रहा है। पिंड नीचे की ओर गति कर रहा है, और नीचे की ओर जब पिंड गति कर रहा है तो इसका जो त्वरण होता है वो गुरुत्व त्वरण के बराबर होता है जब ऊर्ध्वाधर गति कर रहा है। अब आप कहेंगे कि सर इसका त्वरण नीचे की ओर गति कर रहा है तो माइनस में होना चाहिए, तो इसका विस्थापन भी माइनस में होना चाहिए क्योंकि उसकी दिशा भी माइनस वाई दिशा में। और ये माइनस इंटू माइनस वापस से क्या जाएगा? प्लस। तो आपको माइनस यहां लिखने की जरूरत ही नहीं है। तीसरा समीकरण वैसे भी सदिश रूप में नहीं होता है। तीसरा समीकरण जो होता है वो हमेशा अदिश रूप में होता है। केवल पहले और दूसरे समीकरण को ही सदिश रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए तीसरे समीकरण में आपको दिशा देखने की जरूरत ही नहीं है, बिना दिशा के आप लिख सकते हो 2g। ए की जगह तो आ गया जी, और s विस्थापन। विस्थापन कितना हुआ है ए से बी तक? तो विस्थापन हुआ है x। ठीक है, अब अगर हम ए बिंदु पर वेग की बात करें तो ए बिंदु पर वेग कितना था? 0। ये हो गया 0 का स्क्वायर प्लस 2gx इंटू वीबी का स्क्वायर, सॉरी बराबर वीबी का स्क्वायर। तो वीबी का स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 2gx। ये जो मान है वो इस समीकरण 1 में हम रख देते हैं। ये समीकरण 1 है, इसमें हम रख देते हैं। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? के बी बराबर 1/2 एम इंटू वीबी स्क्वायर की जगह आ गया 2gx। ये 2 से 2 कट गया, क्या आ गया हमारे पास में? के बी बराबर एम जी इंटू एक्स। अब देखो इसको बिना मिटाए मैं अगले पेज पर जा रहा हूं
अगले पेज पर हम यूबी का मान निकाल देते हैं। यूबी बराबर mg इंटू उस बिंदु की धरातल से ऊंचाई जिस पर हमें ये स्थिति ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो कौन से बिंदु पर ज्ञात करनी है हमें? बी बिंदु पर। और बी बिंदु की धरातल से ऊंचाई कितनी है? तो आपने देखा बी बिंदु की धरातल से ऊंचाई कितनी है? h माइनस एक्स। h माइनस एक्स है तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा यहां पर? mg h माइनस एक्स। अब देखो हमारे पास में स्थिति ऊर्जा भी आ गई, गतिज ऊर्जा भी आ गई, तो टोटल ऊर्जा कितनी हो जाएगी? ईबी बराबर गतिज ऊर्जा एम जी एक्स, अभी अभी हमने निकाली है, देखिए गतिज ऊर्जा ये रही, अभी अभी हमने निकाली एम जी एक्स, और स्थितिज ऊर्जा एम जी एच माइनस एक्स। जगह नहीं है, थोड़ा मैं दूसरी जगह लिख दे, इसको नीचे लिख देता हूं, यहां जगह कम है इसलिए। स्थिति ऊर्जा हो गई एम जी एच माइनस एक्स। अब इस एम जी को एच और एक्स दोनों से गुणा कर दो तो क्या जाएगा आपके पास में? ई बी बराबर एम जी एक्स, ये तो पहले से ही है हमारे पास में, और इस एम जी को एच से गुणा किया तो आ गया एम जी एच। इस एम जी को एक्स से गुणा किया, माइनस का चिन्ह एम जी एक्स, माइनस का एम जी एक्स और प्लस का एम जी एक्स कट गया, क्या आ गया हमारे पास में? ई बी बराबर एम जी एच। यानी कि हम कहेंगे बी बिंदु पर भी ऊर्जा का जो मान है वो हमारे पास में कितना है? mgh ही आया। ए बिंदु पर भी mgh आया, बी बिंदु पर भी mgh आया। अब हम सी बिंदु पर निकाल लेते हैं। अब हमारे पास में कौन सा बिंदु बचा हुआ है? सी बिंदु। तो सी बिंदु पर देखते हैं सी बिंदु पर कितना आएगा। सी बिंदु पर भी हम देख लेते हैं। सी बिंदु पर हमें निकालना है तो वही ई सी बराबर के सी प्लस यूसी। ठीक है, अब केसी का मान कितना होगा? केसी का मान होगा 1/2, केसी का मतलब सी बिंदु पर गतिज ऊर्जा, 1/2 एम वी सी का स्क्वायर, 1/2 एम वी सी का स्क्वायर। अब अगर मैं पूरी की पूरी बिंदु ए से सी तक की गति के लिए निकालना चाहूं, कहां से कहां तक की गति के लिए? ए से सी तक की गति के लिए। मैं ए से सी तक की गति क्यों ले रहा हूं? इसलिए कि मुझे प्रारंभिक बिंदु ए पर वेग का मान पता है। आप चाहो तो बी से सी तक की गति के लिए भी निकाल सकते हो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बी से सी तक की गति के लिए निकालोगे तो बी प्रारंभिक बिंदु हो जाएगा, सी अंतिम बिंदु, और ए से सी तक की गति के लिए निकालोगे तो ए प्रारंभिक बिंदु और सी अंतिम बिंदु। तो हमारे पास में जो समीकरण है, समीकरण संख्या 3, वो कैसी हो जाएगी? अंतिम वेग जो कि सी बिंदु पर है का स्क्वायर बराबर प्रारंभिक वेग यानी कि ए बिंदु के वेग का स्क्वायर प्लस 2as, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब ये जो a और s है इसका मान भी अपन देख लेंगे, लेकिन पहले हम देख लेते हैं वी सी का स्क्वायर बराबर ए बिंदु पर वेग 0 प्लस 2, चूंकि पिंड नीचे आ रहा है इसलिए त्वरण का मान कितना होगा? ए की जगह आ जाएगा g, और विस्थापन कितना हुआ है? तो ए से सी तक का जो विस्थापन है वो है h। ए से सी तक पूरा विस्थापन देखें तो कितना आ जाएगा? एच आ जाएगा हमारे पास में। तो इस तरीके से हम क्या लिख सकते हैं? वी सी का स्क्वायर बराबर 2gh। ये जो समीकरण है ये हमने वही समीकरण काम में लिया जो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as वाला होता है। वी स्क्वायर यानी अंतिम वेग, सी बिंदु का वेग, यू स्क्वायर यानी प्रारंभिक वेग, ए बिंदु का वेग, और 2as की जगह 2s। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास में क्या आ गया? सी बिंदु का वेग आ गया। ये जो सी बिंदु का वेग हमारे पास में आया है वो हम के सी बराबर 1/2 एम वी सी स्क्वायर इस समीकरण में रख दें तो के सी का मान आ जाएगा हमारे पास में 1/2 एम वी सी की जगह आ जाए, वी सी स्क्वायर की जगह आ जाएगा 2gh। ये 2 से 2 कट गया, आपके पास में आ गया mgh। ये तो हमारे पास में गतिज ऊर्जा का मान है। अब स्थितिज ऊर्जा का मान निकालते हैं। तो स्थितिज ऊर्जा यूसी बराबर हो जाएगा mg इंटू उस बिंदु की धरातल से ऊंचाई जिस बिंदु पर हमें स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी। तो स्थितिज ऊर्जा हमें कौन से बिंदु पर ज्ञात करनी? सी बिंदु पर। अब सी बिंदु पर, सी बिंदु की धरातल से ऊंचाई कितनी है? तो सी बिंदु तो खुद ही धरातल पे है, धरातल के बिंदु की धरातल से ही ऊंचाई निकालोगे तो 0 ही आएगी। जैसे आप अपने आप से अपनी दूरी निकालो तो 0 आएगी। तो सी बिंदु धरातल पे, इसलिए सी बिंदु की जो दूरी है धरातल से वो कितनी है? 0। ये हमने यहां रख दी। तो गति स्थितिज ऊर्जा का मान कितना आ गया? 0 आ गया। अब अगर आपको टोटल ऊर्जा निकालनी है तो टोटल ऊर्जा कितनी हो जाएगी बच्चों? देखते हैं। टोटल ऊर्जा ईसी बराबर है के सी प्लस यूसी।
केसी और यूसी का मान रख देते हैं। हम देखते हैं केसी और यूसी का मान रखने पर हमारे पास में टोटल ऊर्जा का मान कितना आएगा। तो हम देखेंगे केसी और यूसी का मान रखने पर टोटल ऊर्जा का जो मान है वो हो जाएगा ईसी बराबर केसी का मान mgh और यूसी का मान हो गया 0। तो ईसी यानी सी बिंदु पर ऊर्जा बराबर आ गई mgh। आपने देखा कि ए बिंदु पर ऊर्जा, बी बिंदु पर ऊर्जा और सी बिंदु पर ऊर्जा, तीनों ही बिंदुओं पर ऊर्जा बराबर आई है। और ये जो ऊर्जा है वो कौन सी ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग है। इसका मतलब ये हुआ कि तीनों ही बिंदुओं पर यांत्रिक ऊर्जा का मान बराबर आया है। और जब ऊर्जा का मान बराबर आया तो हम क्या कहेंगे? ऊर्जा संरक्षित है। तो हम क्या कह सकते हैं? मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की कुल यांत्रिक ऊर्जा सदैव संरक्षित रहती है। तो अगर हम मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की कुल यांत्रिक ऊर्जा का मान निकालना चाहें तो उसके लिए हम क्या कहेंगे कि मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की कुल यांत्रिक ऊर्जा हमेशा क्या रहती है? संरक्षित रहती है। एक और उदाहरण इसका है कि जो स्प्रिंग होती है, प्रत्यास्थ स्प्रिंग जो होती है, उस स्प्रिंग की जो कुल ऊर्जा है वो भी हमेशा संरक्षित रहती है। देखिए, जब भी कोई स्प्रिंग है या कोई भी वस्तु है, हम कोई भी वस्तु की बात करें, उस पर जब भी हम बल लगाते हैं तो बल लगाने पर क्या होता है? वस्तु में विकृति उत्पन्न होती है। अब जैसे स्प्रिंग है मान लो, तो स्प्रिंग पर आपने बल लगाया, ये स्प्रिंग है, ठीक है, ये स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग पर आपने बल लगाया, इसको खींचा, तो क्या होगा? स्प्रिंग की लंबाई में वृद्धि हो जाएगी। और अगर आपने इस स्प्रिंग पर बल लगा करके इस स्प्रिंग को दबाया तो इसकी स्प्रिंग की लंबाई में कमी आ जाएगी। ठीक है, ये जो लंबाई में वृद्धि या लंबाई में कमी है इसको अपन कहते हैं विकृति। इसको हम क्या कहते हैं? विकृति कहते हैं। तो ये जो विकृति उत्पन्न हो रही है ये क्यों हो रही है? बल लगाने पर। लेकिन जैसे ही हम बल हटाएंगे तो बल हटाने पर जो विकृति है वो फिर से क्या हो जाती है? वापस कम हो जाती है और वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है। वस्तुओं का ये जो गुण है, इस गुण को हम कहते हैं प्रत्यास्थता। इस गुण को क्या है? प्रत्यास्थता। वस्तुओं पर बल लगाना, बल लगाने पर उनमें विकृति उत्पन्न होना और जैसे ही बल हटा लिया जाता है तो वस्तु का प्रारंभिक अवस्था में आ जाना, ये गुण प्रत्यास्थता कहलाता है। और ऐसी वस्तुओं को हम कहते हैं प्रत्यास्थ वस्तु, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी नाम सुना आपने? इलास्टिसिटी या इससे जुड़ा हुआ कोई नाम आपने देखा होगा? एक रबड़ का पट्टिका हमारे कपड़ों में, पैंट में, पजामे में, निकर में लगाई जाती है, जिसको आप कहते हो इलास्टिक। कहते हैं ना इलास्टिक। क्यों कहते हैं उसको इलास्टिक? क्योंकि उसको खींचते हैं तो उसकी लंबाई में वृद्धि हो जाती है और जैसे ही हम उसको छोड़ते हैं तो वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाती है। तो उसमें भी वही गुण है, उसमें भी वही गुण है जो हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं। इसलिए हम क्या कह रहे हैं? उसको भी इलास्टिक कह रहे हैं, क्योंकि उसमें इलास्टिसिटी का गुण है। ठीक है, अब देखो हो क्या रहा है, ये वस्तु वापस क्यों आ रही है अपनी प्रारंभिक अवस्था में। तो थोड़ा सा हल्का फुल्का अपन इसको समझ लेते हैं। देखिए क्या होता है कि जब भी कोई स्प्रिंग पर आप बल लगाते हो तो उस बल के कारण स्प्रिंग की जो लंबाई है उसमें वृद्धि हो जाती है। ठीक है, मान लीजिए कि स्प्रिंग इस अवस्था में थी और इसकी जो लंबाई है उसमें आपने जो भी वृद्धि हुई उसको हम मान लेते हैं एक्स वृद्धि हो गई। ठीक है, तो ये वृद्धि क्यों हुई? हमने बल लगाया इसलिए। अब आपको एक बात अगर मैं यहां पर देखना चाहूं, आप लोग भी और हम भी इस बात को समझना चाहें, तो हम कहेंगे भाई स्प्रिंग की लंबाई बढ़ी क्योंकि हमने स्प्रिंग पर बल लगाया। पर जैसे ही हमने इसे छोड़ा ये स्प्रिंग वापस पीछे क्यों गई? आगे की तरफ गई, हमने बल लगाया इसलिए। पीछे की तरफ किसने बल लगाया? जो स्प्रिंग अपनी वापस अवस्था में आ गई। एक और उदाहरण ले रहे हैं, ये बॉल यहां पड़ी हुई है, इस बॉल को यहां से उठा करके यहां रख दो, क्या ये बॉल वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था में चली जाती है? हम कहेंगे नहीं जाती है, बिल्कुल नहीं जाती। लेकिन ये स्प्रिंग अपनी प्रारंभिक अवस्था में चली गई, क्यों? ऐसा क्यों हुआ भाई? किसने इसको पीछे खींचा? क्योंकि न्यूटन के नियम के अनुसार किसी भी पिंड की स्थिति में परिवर्तन के लिए बल आवश्यक है। प्रारंभ में हमने लंबाई बढ़ाई, हमने बल लगा दिया, लेकिन इसकी लंबाई को वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था में लाने के लिए इस पर बल किसने लगाया? वो बल तो अदृश्य बल है, वो तो हमें दिख ही नहीं रहा है, किसी ना किसी ने तो बल लगाया होगा। तो हुक ने सबसे पहले इसके बारे में बताया और उन्होंने कहा कि भाई जब भी किसी स्प्रिंग पर आप बल लगाते हो और जो बल लगाते हो तो ये जो बल है उसकी वजह से स्प्रिंग की लंबाई में वृद्धि होती है। और स्प्रिंग ही नहीं, ऐसी बहुत सारी चीजों की लंबाई में वृद्धि होती है। लेकिन
ठीक उसी समय एक बल इस स्प्रिंग पर पीछे की तरफ लग रहा होता है, जो बल इस स्प्रिंग को अपने प्रारंभिक अवस्था में लाने का प्रयास करता है, इस बल को अपन कहते हैं प्रत्यानयन बल। और ये जो प्रत्यानयन बल होता है F, ये इसके विस्थापन के समानुपाती होता है, यानी जितना ज्यादा आप इसको खींचोगे, ये प्रत्यानयन बल भी उतना ही ज्यादा लगेगा। यानी जितना तेजी से, जितना ज्यादा आप इसको खींचोगे, छोड़ोगे, तो ये बल ज्यादा लगेगा। ज्यादा बल लगेगा तो इस पिंड में यानी स्प्रिंग में ज्यादा त्वरण उत्पन्न होगा, और ज्यादा त्वरण उत्पन्न होने का मतलब इसके वेग में तेजी से परिवर्तन होगा या ज्यादा परिवर्तन होगा। और अगर इस प्रोपोर्शनलिटी के चिन्ह को हम हटाएं तो एक नियतांक यहां जाता है जिसे हम कहते हैं स्प्रिंग नियतांक। यहां पर माइनस का चिन्ह जो है, जो मैंने लगाया, वो इस बात को बताता है कि ये प्रत्यानयन बल जिस भी दिशा में विस्थापन होगा उसके विपरीत लगेगा। यानी आपने स्प्रिंग की लंबाई बढ़ाई इस दिशा में, तो प्रत्यानयन बल इस दिशा में लगेगा। अगर आपने स्प्रिंग की लंबाई बढ़ाने की बजाय घटा दी, यानी इस दिशा में बल लगाया, इस दिशा में विस्थापन किया, तो प्रत्यानयन बल इस दिशा में लगेगा, इसके ठीक विपरीत दिशा में। यानी जिस दिशा में आपने विकृति उत्पन्न की है, ठीक उसके विपरीत दिशा में प्रत्यानयन बल कार्य करेगा। वो बल जो स्प्रिंग की लंबाई को बढ़ा रहा था उसको हम कहते हैं विरूपक बल, और वो बल जो इसको प्रारंभिक अवस्था में ला रहा है उसको हम कह रहे हैं प्रत्यानयन बल। ठीक है, तो विरूपक बल हम किसको कहेंगे? वे बल जिनको आरोपित करने पर वस्तु में विकृति, विकृति मतलब आकार में, आकृति में परिवर्तन हो रहा है। प्रत्यानयन बल हम इसको किसको कहेंगे? कि जो भी प्रत्यास्थ वस्तु है उसमें जो भी विकृति उत्पन्न हो रही है, उस विकृति से इस वस्तु को मूल अवस्था में लाने के लिए जो बल वस्तु पर हमारे द्वारा लगाए गए बल विरूपक बल के विपरीत दिशा में कार्य करता है, उसे हम कहते हैं प्रत्यानयन बल। और इस प्रत्यानयन बल के बारे में किसने बताया था? हुक ने। लेकिन हुक ने एक बात और कही कि ये जो प्रत्यानयन बल है वो केवल एक निश्चित मान तक ही कार्य कर सकता है। अगर आपने विरूपक बल इससे ज्यादा लगा दिया या वस्तु को विकृति एक निश्चित सीमा से ज्यादा दे दी, तो फिर ये प्रारंभिक अवस्था में नहीं आएगी। जैसे आप रबड़ को खींचते हो, फिर वो टूट जाता है। ऐसे स्प्रिंग को खींचते हो, फिर वो स्थायी रूप से विकृत हो जाती है। तो जो स्थायी रूप से विकृति हो रही है, उससे पहले पहले तक ही इस पर प्रत्यानयन बल कार्य कर सकता है। इस पहले पहले की स्थिति को हम कहते हैं प्रत्यास्थता की सीमा। अब जो संरक्षी, ये जो प्रत्यास्थता की सीमा में जो प्रत्यानयन बल कार्य कर रहा है या अन्य बल जो कार्य कर रहे हैं, स्प्रिंग पर जो बल लग रहे हैं, वो सारे के सारे बल संरक्षी बल होते हैं। और संरक्षी बल है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्यास्थता की सीमा में इन संरक्षी बलों के प्रभाव में स्प्रिंग की लंबाई को अगर आपने बढ़ा दिया इस तरीके से, ये बढ़ा दिया, ये तो है साम्य अवस्था की स्थिति, या घटा दिया दबा करके, बढ़ा दिया या घटा दिया, दोनों ही स्थितियों में इसकी जो कुल ऊर्जा है वो हमेशा ही संरक्षित रहेगी। अब स्प्रिंग की जो गतिज ऊर्जा होती है उसका मान तो 1/2 mv² होता है, और जो स्थितिज ऊर्जा होती है उसका मान होता है 1/2 k/x²। ये आपको अभी याद रखना पड़ेगा। ये कैसा है इस पर भी हम चर्चा करेंगे बाद में, लेकिन फिलहाल के लिए आप याद रखो। तो गतिज ऊर्जा तो क्या है? गतिज ऊर्जा है 1/2 mv², स्थितिज ऊर्जा है 1/2 kx²। लेकिन एक खास बात कि ये वाला जो k है, u में जो k दिया हुआ है, ये गतिज ऊर्जा वाला k नहीं है, ये है स्प्रिंग नियतांक। इसलिए इस k को और इस k को मिक्स मत कर देना, इस गतिज ऊर्जा वाले की k को। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, दोनों मिक्स नहीं हो, इसके लिए गतिज ऊर्जा को तो मैं लिखूंगा, गतिज ऊर्जा को तो मैं लिखूंगा k की जगह पर E के मतलब काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और स्थितिज ऊर्जा को मैं U के स्थान पर लिखूंगा EP यानी पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि स्थितिज ऊर्जा। तो ये जो एक प्रकार का कंफ्यूजन है वो अब नहीं होगा। अब देखो, हम 3 स्थितियां लेंगे और तीनों स्थितियों में अलग अलग हम कुल ऊर्जा का मान ज्ञात करेंगे। सबसे पहले अगर मैं ज्ञात करना चाहूं तो हम कहेंगे स्प्रिंग की जो कुल ऊर्जा है वो कितनी हो जाएगी? तो स्प्रिंग की कुल ऊर्जा होगी EA बराबर EK यानी गतिज ऊर्जा प्लस EP यानी कि स्थितिज ऊर्जा। अब EA यानी टोटल ऊर्जा का मान निकालना है, तो गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा अभी भी हमने देखा कितनी होती है, 1/2 mv² होती है।
और स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है 1/2 k इंटू एक्स स्क्वायर। ये सामान्य परिस्थिति। अब हम विशिष्ट परिस्थितियां देख रहे हैं। विशिष्ट परिस्थितियां कौन कौन सी है? तो विशिष्ट परिस्थितियों में पहली परिस्थिति हम देखेंगे यहां पर, पहली परिस्थिति हम देखेंगे कि ये जो स्प्रिंग है ये मान लीजिए इसकी साम्य अवस्था थी। पहली परिस्थिति हम देख रहे हैं साम्य अवस्था में। साम्य अवस्था में क्या होगा? तो साम्य अवस्था में हम सब जानते हैं कि जो स्प्रिंग है उसका कोई विस्थापन नहीं होता। अब देखो यहां विस्थापन विस्थापन के अलग अलग अर्थ हैं, ये ध्यान रखना। मान लो कि ये स्प्रिंग है, ठीक है, ये एक बॉल है। स्प्रिंग के अगले सिरे को अगर हम खींचें या दबाएं तो अगला सिरा जितना आगे चला जाएगा उसको हम कहेंगे स्प्रिंग का विस्थापन। पूरी स्प्रिंग नहीं आगे जाएगी, इसका जो अगला सिरा है, जो जिस छोर पर आप बल लगा रहे हो वो छोर जितना आगे चला जाए, या स्प्रिंग को दबाने पर वो छोर जितना पीछे चला जाए, ये जितना पीछे चला गया, इसको हम कहेंगे विस्थापन। अगर इस बॉल को मैं धक्का दूं और धक्का देकर के यहां ले आऊं तो ये पूरी की पूरी बॉल जितनी दूर चली जाएगी, बॉल के लिए विस्थापन वो होगा। तो स्प्रिंग के लिए विस्थापन का मतलब पूरी की पूरी स्प्रिंग का विस्थापन नहीं है, केवल अगले सिरे का विस्थापन है, ठीक है, जो खुला सिरा है उसका विस्थापन है। और जो बॉल है उसके लिए पूरी बॉल का। तो ऐसा अलग अलग क्यों? ये जो बॉल है ये स्वतंत्र है, पूरी तरह से स्वतंत्र है, जबकि जो स्प्रिंग है वो पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है। तो जब कोई चीज पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हो तो उसके स्वतंत्र सिरे का जो विस्थापन होता है उसी को हम उस वस्तु का विस्थापन कहते हैं, ठीक है। तो साम्य अवस्था की हम बात करें जब स्प्रिंग पर कोई बल नहीं लगाया गया। बच्चों मुझे बताओ कि ये एक स्प्रिंग है जिसको हमने बांधा हुआ है एक सिरे से, ठीक है, और ये स्प्रिंग पर एक गुटका हमने लगाया हुआ है, धरती पर इसे रखा। हमने इस पे स्प्रिंग पर ना तो इसको खींचने की दिशा में कोई बल लगाया, ना ही इसको दबाने की दिशा में कोई बल लगाया। तो मुझे ये बताओ कि इस स्प्रिंग का विस्थापन कितना होगा? कोई बता सकता है साम्य अवस्था में कितना होगा? शून्य होगा सर, जीरो। शून्य होगा। बिल्कुल सही कहा। डेफिनेटली इसका विस्थापन कितना होगा? शून्य होगा। और अगर इसका विस्थापन शून्य हुआ तो ऐसी स्थिति में हम क्या कहेंगे? एक्स का मान कितना हो जाएगा बच्चों? जीरो हो जाएगा। जीरो। और x का मान 0 हो गया, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि E का जो मान है साम्य अवस्था में वो हो जाएगा 1/2 mv² प्लस 1/2 k 1/2 k इंटू एक्स की जगह 0 का स्क्वायर। 0 का स्क्वायर 0 होता है, और 0 को k से और हाफ से गुणा करोगे तो 0 ही आएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास में E बराबर 1/2 mv², साम्य अवस्था में, ठीक है ना। अब देखो आपने इसको खींचा 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 खींचा, और जितना ज्यादा दूरी तक इसको आप खींच सकते थे उतना ज्यादा दूरी तक आपने इसको खींच लिया, ठीक है। तो अधिकतम दूरी तक जब हम इसको खींचते हैं, ठीक है ना, ध्यान से समझना मेरी बात को, ये स्प्रिंग है, इसको अधिकतम दूरी तक जब हम खींचेंगे या इसको हम अधिकतम दूरी तक धक्का दें, दबाएं, जितना दबा सकते हैं, तो उस स्थिति में इसका जो विस्थापन होता है वो होता है अधिकतम। इसको हम कहते हैं चरम स्थिति। इसको क्या कहते हैं हम? चरम स्थिति। हम कहते हैं भाई इसके बाद में इसको नहीं खींच सकते, यानी कि इसके बाद में इसका वेग कितना है? 0 है। इस स्थिति में इसका वेग 0 है, इससे ज्यादा इसको नहीं खींचा जा सकता या इससे ज्यादा इसको नहीं दबाया जा सकता। तो इस स्थिति में इसका वेग कितना होगा? 0। तो चरम स्थिति की अगर हम बात करें तो हम कहेंगे भाई चरम स्थिति में जो विस्थापन होगा उसका मान अधिकतम होगा, इसको हम कहते हैं xm। अब वो प्लस दिशा में भी अधिकतम हो सकता है और वो माइनस दिशा में भी अधिकतम हो सकता है। प्लस में अधिकतम कब? जब खींचेंगे। माइनस में अधिकतम कब? जब दबाएंगे। खींचेंगे तो प्लस में और दबाएंगे तो माइनस में, दोनों की दिशा अलग अलग है इसलिए। तो ये हमारे पास में है। अब अगर इस स्थिति में मैं कुल ऊर्जा निकालना चाहूं तो हम कहेंगे भाई कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी? E बराबर चरम स्थिति में 1/2 mv का मान कितना हो गया चरम स्थिति में? 0 का स्क्वायर प्लस 1/2 k, x की जगह आ गया xm। अब चाहे आप प्लस में लो और चाहे माइनस में, स्क्वायर करोगे तो आपके पास में प्लस ही आएगा भाई। प्लस के xm का स्क्वायर भी xm और माइनस के xm स्क्वायर, माइनस के xm का स्क्वायर भी xm स्क्वायर। तो डायरेक्टली मैं क्या लिख रहा हूं? xm का स्क्वायर। तो चरम स्थिति में गतिज ऊर्जा 0 हो गई, माध्य स्थिति में स्थिति ऊर्जा 0 हुई थी,
संतुलन की अवस्था में और चरम स्थिति में गतिज ऊर्जा 0 हो गई। तो टोटल ऊर्जा कितनी आ गई भाई? टोटल ऊर्जा हम क्या कहेंगे कितनी आ जाएगी हमारे पास में? टोटल ऊर्जा हमारे पास में जो है वो आ जाएगी E बराबर 1/2 K इंटू एक्स एम का स्क्वायर। अब चूंकि हमने ये कहा था कि जो पिंड की कुल ऊर्जा है वो हमेशा ही संरक्षित रहती है, स्प्रिंग की जो कुल ऊर्जा है वो हमेशा ही संरक्षित रहती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो साम्य अवस्था में ऊर्जा थी और जो चरम स्थिति में ऊर्जा है वो दोनों बराबर होनी चाहिए। संरक्षित होने का मतलब क्या है कि यांत्रिक ऊर्जा हमेशा बराबर होनी चाहिए। तो हम क्या कहेंगे? चरम अवस्था में यांत्रिक ऊर्जा, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, ऊर्जा बराबर माध्य अवस्था में, माध्य अवस्था या संतुलन की अवस्था कहते हैं इसको, संतुलन में यांत्रिक ऊर्जा। अब चरम स्थिति में यांत्रिक ऊर्जा और संतुलन की अवस्था में यांत्रिक ऊर्जा कितनी है? तो भाई चरम स्थिति में है 1/2 के एक्स एम का स्क्वायर और संतुलन की अवस्था में 1/2 एम वी एम का स्क्वायर। ठीक है, 1/2 से 1/2 कट गया, ठीक है ना। तो आपके पास में क्या आ जाएगा? के बटा एम इंटू एक्स एम का स्क्वायर बराबर वी एम का स्क्वायर। ये जो एम है इसको मैं नीचे ले आया, ठीक है। अब अगर मैं इसका अंडर रूट ले लूं तो अंडर रूट लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में, देखते हैं हम। तो अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा वी एम स्क्वायर का अंडर रूट हो गया वी एम और दूसरी तरफ का अंडर रूट हो गया के बटा एम इंटू एक्स एम का स्क्वायर। अब इस अंडर रूट में अगर आप देखें तो के बटा एम की जगह तो के बटा एम ही है और एक्स एम जो है उसका जो मान है हमारे पास में वो आ गया हमारे पास में एक्स एम के स्क्वायर का अंडर रूट लेंगे तो आ जाएगा ओनली एक्स एम। इसको हमने बाहर निकाल लिया, ठीक है। ये हो गया वी एम का मान। इस तरीके से आप चाहो तो इसको उल्टा भी लिख सकते हो। अगर हम एक्स एम का मान निकालना चाहें तो एक्स एम का मान हो जाएगा वी एम इंटू अंडर रूट ऑफ एम अपॉन के, यानी कि इस पूरे को दूसरी तरफ ले जाओ और फिर अंडर रूट ले लो। तो एक्स एम का मान भी आ गया हमारे पास में और वी एम का, यानी कि अगर आपको माध्य स्थिति में वेग दिया हुआ है, माध्य स्थिति में चरम स्थिति में अगर आपको विस्थापन निकालना है तो चरम स्थिति में जो विस्थापन है उस विस्थापन का मान हमारे पास में आ जाएगा यहां से, और चरम स्थिति में अगर आपको वेग निकालना है तो वेग का मान भी हमारे पास में आ जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं एक और स्थिति, मध्यवर्ती स्थिति, जहां पर ना तो वेग का मान अधिकतम है और ना ही वहां पर विस्थापन का मान अधिकतम है, ठीक है। दोनों ही स्थितियों में हम देखें तो दोनों ही स्थितियों में हम देखेंगे दोनों स्थितियों में हम देख लेते हैं बच्चों। देखते हैं हमारे पास में क्या आएगा। इसको मिटा देता हूं मैं पहले। देखेंगे बच्चों हम हमारे पास में क्या आएगा। मान लीजिए कि एक स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग को हम विस्थापित कर रहे हैं। ये एक स्प्रिंग है, इसको हम विस्थापित कर रहे हैं और विस्थापित करने पर हमने इसको x दूरी तक विस्थापित किया है। जब x दूरी तक विस्थापित किया है तो विस्थापित करते समय इसका कोई ना कोई वेग भी रहा होगा। उस स्थिति में अगर हम इसकी कुल ऊर्जा निकालना चाहें मध्यवर्ती स्थिति में तो कितनी हो जाएगी, देखते हैं। मध्यवर्ती स्थिति में जो गतिज ऊर्जा है उसका मान तो होगा ई के बराबर 1/2 एम वी स्क्वायर और जो स्थितिज ऊर्जा है ईपी उसका मान हो जाएगा 1/2 के एक्स स्क्वायर, 1/2 एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो टोटल ऊर्जा कितनी हो जाएगी? टोटल ऊर्जा हो जाएगी ई बराबर 1/2
एम वी स्क्वायर प्लस 1/2 के एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमने मध्यवर्ती अवस्था में भी निकाल ली। अब अगर हम जो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है उसको काम में लें तो हम कहेंगे भी चरम स्थिति में जो कुल ऊर्जा है और मध्यवर्ती स्थिति में जो कुल ऊर्जा है वो दोनों बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, चरम स्थिति में यांत्रिक ऊर्जा बराबर मध्यवर्ती अवस्था में यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, अब चरम स्थिति में यांत्रिक ऊर्जा का मान कितना था, तो हम कहेंगे भाई चरम स्थिति में यांत्रिक ऊर्जा का जो मान है वो था 1/2 के, थोड़ा साइड में लिख देता हूं मैं जिससे जगह बच जाए, 1/2 के इंटू एक्स एम का स्क्वायर। और मध्यवर्ती स्थिति में कितना था, 1/2 एम इंटू वी का स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू के इंटू एक्स का स्क्वायर। अब देखो ये जो 1/2 के इंटू एक्स का स्क्वायर है इसको दूसरी तरफ ले जाओ तो आपके पास में क्या आ जाएगा, 1/2 के एक्स एम का स्क्वायर माइनस 1/2 के इंटू एक्स स्क्वायर बराबर 1/2 एम इंटू वी का स्क्वायर। तो लेफ्ट में जो राशि है उसमें से 1/2 कॉमन आ रहा है और के कॉमन आ रहा है और अंदर क्या बचेगा, एक्स एम का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और राइट में जो राशि है वो क्या है, 1/2 इंटू एम इंटू वी का स्क्वायर। जगह नहीं है तो मैं इसको नीचे लिख देता हूं, 1/2 एम इंटू वी का स्क्वायर। 1/2 से 1/2 कट गया, क्या रह गया हमारे पास में, ये जो m है इसको दूसरी तरफ ले जाओ, दूसरी तरफ ले जाओगे तो आपके पास में आ जाएगा k/m इंटू एक्स एम का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर वी स्क्वायर। ठीक है, बराबर वी स्क्वायर। अब मैं यहां पर थोड़ा सा और इसको सही तरीके से लिखना चाहूं तो v का मान कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे जो v का मान है वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ k/m इंटू एक्स एम का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो ये सारी स्थितियों में हमने क्या किया है, अलग अलग स्थिति में हमने वेग का मान निकाला। हमने देखा कि जो चरम स्थिति है उसमें वेग का मान 0 है, जो मध्यवर्ती स्थिति है उसमें वेग का मान ये सामने लिखा हुआ है। ठीक है, और जो साम्य अवस्था की स्थिति है, संतुलन की स्थिति है, उसमें वेग का मान अधिकतम है Vm और वो कितना है हमारे पास में k/m। ठीक है, अंडर ऑफ k/m इंटू एक्स एम। यहां पर क्लियरली दिख रहा है कि हमें xm में से एक्स स्क्वायर को घटाना पड़ रहा है। ये जो था हमारे पास में कुछ इस तरीके से था, अगर मैं xm को भी अंडर में ले लूं तो स्क्वायर था, और यहां पर आप देख रहे हो xm में से x को घटाना पड़ रहा है, तो x को घटाना पड़ रहा है तो डेफिनेटली इस v का मान क्या आएगा, कम आएगा, यानी Vm का मान सबसे ज्यादा, v का मान उससे भी कम, और उससे भी कम कितना हो गया था, वेग 0। अब वेग 0 कौन सी स्थिति में था, चरम स्थिति में। तो हम क्या कहेंगे भाई, चरम स्थिति में गतिज ऊर्जा का मान 0 है, मध्यवर्ती स्थिति में वेग का मान उल्टा लिख दिया बाई मिस्टेक, हाँ उल्टा लिख दिया बाई मिस्टेक बेटा, उल्टा लिख दिया, सही कर देते हैं इसको, ये उल्टा लगा दिया मैंने। चरम स्थिति में वेग का मान 0 है, इसका मतलब गतिज ऊर्जा का मान न्यूनतम है, मिनिमम है। ठीक है, और जो मध्यवर्ती अवस्था है उसमें वेग का मान सर्वाधिक है, इसका मतलब गतिज ऊर्जा का मान अधिकतम है। ठीक है, गतिज ऊर्जा का मान अधिकतम है, और बीच वाली स्थिति में हम क्या कहेंगे, गतिज ऊर्जा का मान अधिकतम से कम और न्यूनतम से ज्यादा है। ठीक है, यानी कि हम ये कहें कि साम्य अवस्था से, ये साम्य अवस्था की स्थिति है, साम्य अवस्था की स्थिति ये है, ये संतुलन की अवस्था की स्थिति है, x बराबर 0 वाली स्थिति है। x बराबर 0 वाली स्थिति से अगर हम एक और जाएंगे, एक और, केवल एक और, तो वेग का मान धीरे धीरे घटेगा और गतिज ऊर्जा का मान भी घटेगा। अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूं, ध्यान से समझना बच्चों, देखो ग्राफ अगर मैं बनाना चाहें तो क्या आएगा हमारे पास में, पहली बात तो यहां पर क्लियरली दिख रहा है कि जो समीकरण है उसमें x का क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है,
तो x का जब स्क्वायर आएगा, देखो गतिज ऊर्जा का मान निकाल, वेग का जो मान हम निकाल रहे हैं, ठीक है, या कुल ऊर्जा का जो मान निकाल रहे हैं, उस पूरे में x का स्क्वायर आ रहा है। तो कुल ऊर्जा और कुल ऊर्जा और x के बीच में ग्राफ बनाएंगे तो हमेशा परवलयाकार आएगा। ये तो फिक्स हो गया, क्योंकि एक की घात 1 और दूसरे की घात 2 है। अगर मैं स्थितिज ऊर्जा और x के बीच में ग्राफ बनाना चाहूं तो स्थितिज ऊर्जा की भी घात 1 और x की घात 2 है, तो ये भी परवलयाकार आएगा। तो और अगर गतिज ऊर्जा के लिए हम बात करें वेग की, तो वेग का जो समीकरण है उसमें भी आप देख सकते हैं x का स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब ये भी ग्राफ कैसा आएगा, परवलयाकार आएगा। तो अब देखो मैं ग्राफ बना रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले x बराबर 0 वाली स्थिति, 0 वाली स्थिति में गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा, अधिकतम होगा, ठीक है। और जो x बराबर xm वाली स्थिति होगी, यानी कि चरम स्थिति, उसमें वेग का मान कितना हो जाएगा, 0। तो ये मान लो ये है चरम स्थिति, x बराबर xm। यहां पर वेग का मान 0 हो गया, यानी यहां पर गतिज ऊर्जा का मान क्या हो गया, 0, यानी अधिकतम से कितना आ जाएगा, 0 पर। ऐसा ही दूसरी तरफ होगा, दूसरी तरफ मतलब खींचने पर भी ऐसा ही होगा स्प्रिंग को, और दबाने पर भी ऐसा ही होगा। और जैसे जैसे स्थितिज ऊर्जा के मान में कमी आएगी, सॉरी गतिज ऊर्जा के मान में कमी आएगी, वैसे वैसे स्थितिज ऊर्जा के मान में भी वृद्धि होगी। देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम देखेंगे साम्य अवस्था में स्थितिज ऊर्जा, u बराबर 1/2 k x स्क्वायर। तो साम्य अवस्था में x का मान 0, यानी स्थितिज ऊर्जा का मान 0। और जो चरम स्थिति है उसमें स्थितिज ऊर्जा का मान कितना होता है, 1/2 k इंटू xm का स्क्वायर, यानी सर्वाधिक होता है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि 0 से चरम स्थिति में जाने पर स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ता है, ऐसे ही दबाने पर भी बढ़ना, खींचने पर भी ऐसा ही होगा और दबाने पर। एक तरफ जो है वो खींचने के लिए है और एक तरफ जो है वो दबाने के लिए है। तो ये ग्राफ हमारे पास में आ गया, ठीक है। इसमें ये वाला जो ग्राफ है वो गतिज ऊर्जा के लिए और ये वाला जो ग्राफ है वो स्थितिज ऊर्जा के लिए, ठीक है।